नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में बनेगा केदारनाथ की तरह मंदिर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शिलान्यास। 12 महीने होंगे बाबा के दर्शन। दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का रण, बद्रीनाथ में शांतिपूर्ण मतदान, मंगलौर में बवाल, विपक्ष ने जताई चिंता। 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। केदारनाथ विधायक शैला रानी का निधन, सीएम धामी ने जताया शोक। देहरादून के अस्पताल में ली अंतिम सांस, गुरुवार को होगी अंत्येष्टि। विनोद सिंह का ऋषिकेश में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, आदर्श नेगी के गांव पहुंचा पार्थिव शरीर। कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुए थे 5 जवान। उत्तराखंड में दरक रहे पहाड़, मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद, जनजीवन अस्त व्यस्त। 13 जिलों में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई थी। आपको बता दें, इस वक्त तमाम सीमांत घाटी के लोग बढ़ चढ़कर मतदान देने के लिए पहुंचे। ग्राम सभा बड़ा गांव बूथ संख्या 12 की तो यहां अब लोग धीरे धीरे घरों से बाहर निकले। आपको बता दें, 2 दिन से पहाड़ में मौसम साफ बना हुआ है, जिसके चलते स्थानीय ग्रामीण खेती किसानी पर लगे रहे। अभी तक जो मतदान परसेंटेज लगभग 20-22% का मतदान हो चुका है। और अभी जो दूर दराज के गाँव हमारे, वो लोग अभी थोड़ी देर में वो भी पहुंच जाएंगे। और लगभग यहाँ पे पिछले चुनाव में 76% मतदान हुआ था, कि आज लग रही कि वही 70-80% मतदान होने। बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सभी बूथों में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना भी मतदान करने के लिए पहुंचे। इसी दौरान जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने बूथ स्थल पर मतदान व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि आज के दिन सभी मतदान केंद्रों में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग में बवाल हो गया। इस दौरान 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और कई लोग घायल हुए। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन खुद घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचे। मंगलौर की घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चिंता जाहिर की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है, जो कुछ हो रहा है ये चिंताजनक है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो मतदान करने आ रहे हैं उन पर लाठियां भांजी जा रही है, ये बहुत ही चिंताजनक है। सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पोस्ट भी की है, जिसमें उन्होंने मंगलौर की घटना को लेकर चिंता जाहिर की है। बहुत चिंताजनक है, उत्तराखंड के लिए बहुत चिंताजनक है। लिबरहेडी में जो लोग वोट डालने के लिए आ रहे थे, उन पर गोली चलाई गई। पुलिस गायब है, घायलों को उठा नहीं रही है। हमारे उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन अपनी जिंदगी पर खेल कर उनको लेकर के अस्पताल पहुंचे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं। अब सूचना मिली है कि इसी तरीके की स्थिति मंडावली में भी है। लाठियां फटकारी जा रही हैं। जो कांग्रेस के लिए वोट डालने जाना चाहते हैं, उनको डराया जा रहा है। पुलिस उस मतदाता को डरा रही है जो मतदाता लोकतंत्र को शक्ति देना चाहता है। मंगलौर उपचुनाव में प्रशासन के रवैये को लेकर बसपा के उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी और कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने साफ तौर पर नाराजगी जताई और कहा, आज का दिन लोकतंत्र की हत्या का दिन है। जगह जगह बीजेपी के लोग खुली गुंडागर्दी पर उतारू हैं और जमकर लोगों का हनन किया जा रहा है। इसके साथ ही जब काजी निजामुद्दीन अपना वोट डालने पहुंचे तो भाजपा नेता पोलिंग बूथ के अंदर देखकर उनसे कारण जानना चाहा तो भाजपा कार्यकर्ता ने उनके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पर कई सवालिया निशान भी खड़े किए गए। रहे हैं
ये एक एक 5 आदमी का स्टाफ अंदर है, उनके पास एक एक आदमी को भेजा जा रहा है, स्लो पोलिंग। और यहाँ आपको सैकड़ों मीटर दूर कोई नहीं दिखाई देगा। और जहाँ बीजेपी के लोग बैठे हैं वो बिल्कुल स्टेशन के बराबर लगे हुए बैठे हैं। और अभी मुझे बताया गया, मैंने अभी चेक नहीं किया, कि स्वामी यतीश्वरानंद जी भी घूम कर गए हैं। क्या मतलब है उनका पोलिंग स्टेशन के आसपास जाने का? क्यों वो चुनाव के दिन आज चुनाव प्रभावित करने के लिए आए हैं आज? तो ये बड़ा टैक्टिकली कर रहे हैं। हमारा यही अपील है कि आप लोग आइए, खुलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिएगा। हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो हम वहाँ पे पहुँचें और लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में हेल्प करें। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने का प्रशासन ने बार बार दावा किया। इसके बावजूद भी मंगलौर के लिब्बरहेड़ी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया है कि वहां पर एक पक्ष में गोली चलाई गई है। हालांकि प्रशासन ने गोली चलने की घटना को सिरे से खारिज कर दिया है। विधानसभा के अंतर्गत लिब्बरहेड़ी मतदान केंद्र 54 और 55 में जो घटना घटित हुई है उसकी हम निंदा करते हैं। और हमने चुनाव आयोग में ये शिकायत दर्ज की कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। और दोनों मतदान केंद्रों में लिब्बरहेड़ी के वहाँ पर पुनर्मतदान करने की हमने मांग की है। और उसमें जो भी दोषी कर्मचारी हैं, चाहे वो आपके अधिकारी वर्ग से दोषी हों, चाहे राजनीतिक स्तर से दोषी हों, जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने की बात की है। देवभूमि में इस तरह की घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है, लोकतंत्र में भी इस तरह की घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। जो घटना घटित हुई है वो निश्चित रूप से देवभूमि की संस्कृति को शर्मसार करने वाली घटना है। कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है और हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि उन दोनों मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया जाए। कांग्रेस पार्टी की सम्मानित प्रतिनिधियों ने हमको आके यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है। वहाँ पर लिब्बरहेड़ी में जो घटना घटी है उसके वहाँ पर 53 और 54 बूथ में वहाँ पर रिपोल करने के लिए। सो इसका हम फैक्चुअल रिपोर्ट ज़िले से हमने मांगा है। सो ज़िले से मांगने के बाद, क्योंकि वहाँ पर इनिशियली जो हमने बात किया है, सो वहाँ पर उस टाइप की घटना जिला प्रशासन ने मना किया है। सो फैक्चुअल रिपोर्ट मांगा है, जैसे रिपोर्ट आएगी तदनुसार हम इसमें कोई उचित निर्णय लेंगे। केदारनाथ की विधायक शैला रानी का देर रात निधन हो गया। उन्होंने देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। 68 साल की उम्र में उनका निधन हुआ और वो लंबे समय से बीमार चल रही थी। विधायक शैला रानी 2 दिन से मैक्स अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी। उनका अंतिम संस्कार कल होगा। केदारनाथ विधायक की मौत से संपूर्ण प्रदेश में मातम छाया हुआ है। केदारनाथ की भाजपा विधायक शैला रानी रावत का निधन हो गया। विधायक शैला रानी रावत को भाजपा प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश कार्यालय पहुंचकर दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा, वन मंत्री सुबोध उनियाल, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने श्रद्धांजलि दी। भाजपा के कई विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय में इस दौरान मौजूद रहे। बता दें, दिवंगत विधायक के पार्थिव शरीर को देहरादून से उनके गृह जनपद रुद्रप्रयाग ले जाया जा रहा है, जहां शाम को भाजपा के जिला मुख्यालय में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और कल गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बातों से अवगत कराने का काम करती थी, उनके हल के लिए प्रयास करती थी। उनका इस प्रकार से चले जाना हम सब लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है और निश्चित रूप से इसकी भरपाई होना असंभव है, मुश्किल है, लेकिन भगवान को शायद यही मंजूर होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। देखिए, आज जो समाचार सुबह हम सबको प्राप्त हुआ, जिसमें शैला दीदी, जो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता रहीं, भारतीय जनता पार्टी की ताकत रहीं, केदारनाथ की बहुत ही लोकप्रिय विधायक रहीं, बीमारी के बाद में भी लगातार जिन्होंने संघर्ष करने का काम किया, हम सब के लिए वो प्रेरणा बनी। और आज वो हमारे बीच नहीं है तो हम सबको विश्वास नहीं होता। निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के लिए, केदारनाथ विधानसभा के लिए एक ऐसी क्षति है जो भविष्य में कभी पूरा नहीं किया जा सकता। आज हमारे बीच में अब नहीं रहे हैं,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, क्षेत्र के लिए भी, क्योंकि उन्होंने जितने काम किए वहाँ लोग हमेशा जो है उनके कामों को जो है वहाँ ज़रूर देखेंगे और इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। मैं कह सकता हूँ कि उस दीदी ने बहुत गंभीर बीमारियों के साथ भी बहुत लड़ाई लड़ी है। ये बहुत दुख का क्षण है कि आज हमारी विधायिका हम सबको छोड़ के चली गई है। केदारनाथ की शैला रानी रावत जिस प्रकार से अपने क्षेत्र और क्षेत्रवासियों के लिए हमेशा चिंतित रहती थी, काम करती थी, अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय थी और अस्वस्थ चल रही थी। जिस प्रकार से आज उनका निधन हुआ, हम सब शोकमग्न हैं। पार्टी का एक कार्यकर्ता आज बहुत दुखी है। ये भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्र के लिए तो नुकसान हुआ ही है, क्षति है ही, लेकिन जो हमारी महिलाएं हैं वो एक महिलाओं का एक प्रतिनिधित्व करती थी सदन के अंदर। अब वो हमारे बीच में नहीं रही। सही है कि उनकी जो आत्मा है उसको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनका परिवार को इस कष्ट में खड़ा रहने की और मजबूती प्रदान करने की हम प्रार्थना करते हैं। केदारनाथ विधानसभा से विधायक शैला रानी रावत का निधन हुआ है। इस पर सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके शोक जताया। धामी ने लिखा, उनके निधन का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ। उनका जाना पार्टी और क्षेत्रवासियों के लिए अपूरणीय क्षति है। उनकी कर्तव्य निष्ठा और जनसेवा के प्रति समर्पण भाव को हमेशा याद रखा जाएगा। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों को ये असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। सूबे में विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्तमान शैक्षणिक सत्र में विभिन्न संवर्ग के 11,000 पदों को भरा जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दे दिए हैं, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों, माध्यमिक शिक्षकों, समग्र शिक्षा प्रधानाचार्यों और चतुर्थ श्रेणी के पद शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि प्राइमरी माध्यमिक शिक्षकों के साथ और प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए प्लान तैयार किया गया है, जिसके मुताबिक 11,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही भर्ती को लेकर कैलेंडर भी तैयार किया गया है। हम गत 2 सालों से लगभग 3,000 से ज़्यादा अभी तक हम नियुक्तियाँ कर चुके हैं और 11,000 टीचर्स की भी और चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भी, क्लेरिकल की भी, प्रधानाचार्यों की भी और बीओ और जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी इनकी भी नियुक्तियां करने जा रहे हैं। इसका कैलेंडर घोषित हो चुका है और मुझे लगता है इस साल लगातार हम भर्तियां शुरू करेंगे और अभी प्राइमरी एजुकेशन में हम 1 महीने में लगभग 3,000 टीचरों की नियुक्ति भी करने जा रहे हैं। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में केदारनाथ धाम की तरह भव्य मंदिर बनाया जाएगा, जहां भक्तों को 12 महीने बाबा के सुलभ दर्शन हो सकेंगे। केदारनाथ धाम का शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। केदारनाथ दर्शन 6 महीने बर्फ के चलते नहीं हो सकते हैं। वहीं बहुत से लोग किसी न किसी वजह से दिव्य धाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में दिल्ली में बनने वाले मंदिर में बाबा के प्रतिरूप के सुलभ दर्शन हो सकेंगे। आपको बता दें कि मंदिर 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। गंगा बचाओ, गौ बचाओ, ऐसे अनेक अभियानों का जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में आज एक लंबी श्रृंखला पूरे देश के अंदर बढ़ रही है। ऐसे पूज्य गोपाल मणि जी महाराज, कंचनगिरी जी महाराज और जिन्होंने इस पूरे स्थान को इस पूज्य काम के लिए दिया है,
ऐसे श्री जयनारायण अग्रवाल जी, श्री कपिल त्यागी जी, श्रीमती सुमन मित्तल जी, केएल गर्ग जी, संस्था के प्रेरणा स्रोत बीके गुप्ता जी, नीरज मित्तल जी, शिवचरण गोयल जी, विधायक मोतीनगर एवं विनय जी, सुरेश कड़ाकोटी जी हमारे सल्ट क्षेत्र से आए और मंच पर आसीन हमारे सभी प्रमुख पदाधिकारीगण, सभी प्रमुख जन एवं इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड ने अपने 5 लाल खो दिए। उत्तराखंड वीरों की भूमि रही है और यहाँ पर हर घर में वीर सैनिक है। उत्तराखंड के 5 वीर शहीदों के पार्थिव शरीर कल देर रात शाम जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर लाए गए, जहां पर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी सहित कई मंत्रियों ने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सुबह डोईवाला के अठूरवाला निवासी शहीद विनोद भंडारी का पार्थिव शरीर सैन्य सम्मान के साथ उनके घर लाया गया, जहां शहीद के परिवार को सांत्वना देने सूबे के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी पहुंचे और अंतिम यात्रा में उमड़े जनसैलाब के साथ शामिल हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, पूरी सरकार सैनिक के परिवार के साथ है, साथ ही आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब जल्द दिया जाएगा। आतंकवाद को भेजकर कुछ घटनाएं वो अक्सर पाकिस्तानी करते रहते हैं। हमारे 22 गढ़वाल के 5 जवान जो हमारे उत्तराखंड के हैं, जिन्होंने इसमें अपनी आहुति दी है, इनका बलिदान खाली नहीं जाएगा। हमारी सेनाओं ने लगातार उनको वहाँ पर घेर रखा है। देश का जो प्रशासक बैठा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो इसका बदला अवश्य लेंगे। उन्होंने हमारे 5 जवान शहीद किए हैं, उसके बदले उनके 50 आतंकवादी मारे जाएंगे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। पूर्व सैनिक के संगठन के द्वारा हम इस बात को जो है सरकार को, केंद्र सरकार को रखेंगे कि इस तरह की जब घटना इस तरह से हो जाता है, जो दूसरा हैवी हो जाता है, हालांकि हमारी सरकार का अभी तक मतलब छूट है, लेकिन क्या एक अकस्मात इस प्रकार से होना, ये किसी का भी बता नहीं सकते कि क्या हुआ है। लेकिन इस तरह के से निपटने के लिए ज़रूर सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को पूरी पैरवी, हम पूरे पूर्व सैनिक इसका एक प्रस्ताव भी जो है सरकार को, केंद्र सरकार को देंगे। बीते दिनों लोहाघाट क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश होने की वजह से लोहाघाट नेशनल हाईवे में मरोड़ा खान के पास पहाड़ी ध्वस्त होने से बड़ी मात्रा में मलबा नेशनल हाईवे में आ गया था, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया था। नेशनल विभाग की मशीनों के द्वारा किसी तरह मलबा हटाकर सड़क को यातायात के लिए सुचारू किया गया, लेकिन इस स्थान में अभी भी पहाड़ी में लटके बड़े बड़े बोल्डर, मलबा और पेड़ सड़क में चलने वाले वाहनों और यात्रियों के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। बरसात का मौसम शुरू होते ही प्रदेश में भारी बारिश के साथ ही आपदाओं का दौर भी शुरू हो गया। लगातार 3 दिन से खटीमा क्षेत्र में हो रही बारिश की वजह से पूरे खटीमा क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त हो गया, जहां खटीमा क्षेत्र में 3 से 4 फीट पानी सड़कों पर मंगलवार को नजर आया, जिसकी वजह से खटीमा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में काफी जानमाल का नुकसान हुआ। खटीमा शहर में दुकानों के अंदर पानी भर जाने से काफी सामान खराब हो गया। वहीं कई दुकान और मकान भूकटाव की जद में आ गए। नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद अजय भट्ट द्वारा खटीमा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया गया। सांसद ने जहां व्यापारियों से मिलकर उनके हुए नुकसान का जायजा लिया और साथ ही उन्हें जल्द मुआवजा दिलाने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। हल्दी घेरा गांव में डूबकर मरने वाले दोनों युवकों के परिजनों को 4-4 लाख का चेक भी प्रदान किया गया। ये कहा जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में, जंगल साइड में कई जगहों पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है, यानी कि बादल फट गया है। अब कहाँ हुआ है इसका देख रहे हैं सब लोग। इतना पानी तभी आता है, 4 फुट 5 फुट पानी सड़कों पर तैरे, ये अपने आप में एक इतिहास बन गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ अगर समय पर नहीं आती तो कई जानों से हाथ धोना पड़ता। फिर भी 3 जानें इसमें चले गई, जिसका कष्ट है।
पिछले 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खुल नहीं पाया। लगातार जान जोखिम में डालकर स्थानीय लोगों से अपने तीर्थयात्री गंतव्य तक पहुंच रहे हैं, जिसके चलते तीर्थयात्रियों से लेकर के स्थानीय लोगों को इस समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि संबंधित विभाग की 3 मशीनें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जोशीमठ के पास जोगी धारा के पास में हुई बाधित मुख्य सड़क को खोलने में लगातार लगी हुई है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाताल गंगा लंगसी टनल के पास पहाड़ी से भूस्खलन हो गया। यहां पर हाईवे पर बने टनल का मुहाना है। गनीमत रही कि इस दौरान यहां कोई वाहन नहीं चल रहा था, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। लोहाघाट क्षेत्र में लगातार हुई बारिश के बाद क्षेत्र के नेपाल सीमा से लगे सुल्ला और अन्य गांवों में बुधवार से ग्रामीणों ने धान की रोपाई शुरू कर दी। सुल्ला गांव के सभी बुजुर्ग, महिला, पुरुष, युवा और बच्चे धान की रोपाई में जुट गए। गांव की मातृशक्ति पारंपरिक गीतों का गायन करते हुए धान की रोपाई में जुटी। वहीं बुधवार को सुल्ला के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि त्रिलोक सिंह ने बताया, इस बार बारिश थोड़ी देर से हुई है, लेकिन जो बीते दिनों बारिश हुई उसके बाद पूरे क्षेत्र के ग्रामीण धान की रोपाई में जुट गए हैं। मानसून सीजन के दृष्टिगत वन विभाग ने एक अच्छी पहल की है, जिसमें नेशनल हाईवे 109 के किनारे 700 पेड़ लगाए जाने की योजना पर विचार किया जा रहा है, जिसके तहत लालकुआ विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने नेशनल हाईवे 109 पर चल रहे वन विभाग के कार्यक्रम में पहुंचकर पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पौधारोपण के साथ साथ उसकी उचित देखरेख भी जरूरी है और तभी ये धरा हरी भरी हो सकती है। वन विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए सभी लोगों से अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति पौधारोपण करे, ताकि आने वाला हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके। अपने आप में हमेशा से ही महत्ता रही है और वर्तमान में विकास के दौर में, आधुनिकता के दौर में इसकी आवश्यकता और ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम सब लोगों को चाहिए कि अपने जीवन में कुछ वृक्षों का रोपण अवश्य करें, न केवल रोपण करें बल्कि उनको बड़ा करने में भी उनकी देखभाल भी करें। इसी क्रम में आज वन विभाग द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया और वन विभाग ने हमेशा ही वृक्षारोपण को मिशन के रूप में लिया है। मुझे उम्मीद है कि आज से इसका शुभारंभ हुआ है, क्योंकि इस बार बारिश देर से शुरू हुई तो वृक्षारोपण विलंब से हो रहा है। ये जब NH-87 का निर्माण हुआ था तो निर्माण के दौरान क्योंकि सड़क चौड़ी हुई थी तो काफ़ी संख्या में वृक्ष काटे गए थे। तो आज जो ये वनीकरण हम देख रहे हैं, इसमें हम नगला चौराहे से लेकर लालकुआं के मध्य 700 पौधों का वनीकरण यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा फिर लालकुआं से हल्द्वानी की तरफ भी हम लोग पौधे लगाएंगे। तो ये सारे के सारे पौधे उस क्षतिपूर्ति के लिए हैं जो कि वृक्ष हमने इस मार्ग के निर्माण में काटे हैं। जहाँ तक समग्र रूप से प्रभाग की योजना की बात है, तो इस बार हम लोग लगभग 1300 हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से अगर पर्यावरण को कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है तो वो वनीकरण है। लोहाघाट के 400 गांव में खेत में काम कर रही ममता देवी को सांप ने पैर में डस लिया। महिला द्वारा परिजनों को सांप के काटने की सूचना दी गई। इसके बाद महिला का पति अमित तुरंत अपनी पत्नी ममता देवी को लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय लाया, जहां डॉक्टर करण के द्वारा सर्पदंश से पीड़ित महिला का उपचार किया गया। डॉक्टर करण ने बताया कि फिलहाल महिला की स्थिति स्थिर बनी हुई है, जिन्हें उपचार दे दिया और महिला के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। था, लेकिन जैसे ये बता रहे हैं कि इनको ब्लैक देखने का है और थोड़ा सा इनको ड्राउजीनेस मतलब नींद सी भी आ रही है, तो थोड़ा सा अभी ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को हम, क्योंकि अब इसमें एकदम से नहीं बोल सकते ना किसको किस तरीके से क्या रहेगा करके। बाकी अभी के लिए ठीक है, स्टेबल है अभी के लिए। ये सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, किसी को सिम्टम जल्दी आए, किसी को थोड़ा लेट में आए। जैसे तो जल्दी आ गए हॉस्पिटल ना, तो अच्छी बात है ये, लेकिन अब सिम्टम लेट आएंगे तो वो अलग चीज़ है। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी एक बार हम फिजिशियन के कंसर्न करने के लिए भेजेंगे फिर हमें। नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर एसएसपी प्रशिक्षित गुरिल्ले पिछले 18 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, पर किसी भी सरकार के द्वारा गुरिल्लाओं की मांगों को पूरा नहीं किया गया। कई बार गुरिल्ला अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर चुके हैं और जेल भी जा चुके हैं। मांगों की अनदेखी होने पर एक बार फिर गुरिल्लाओं में सरकार के खिलाफ आक्रोश फैल गया। बुधवार को चंपावत के गुरिल्ला संगठन जिला अध्यक्ष ललित बगोली ने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वासन देने के बाद भी गुरिल्लाओं की मांगों को पूरा नहीं किया गया है। हम लोगों ने यह तय किया है कि अगर सरकार हमारी जल्दी से जल्दी
इस बीच में हमारी कोई कार्रवाई नहीं करती है, जो हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम एक विशाल कार्यक्रम करेंगे जो कि देहरादून में 15 अगस्त के बीच में करेंगे। हम लोगों ने यह तय किया है कि हम लोग जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम इस आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं, अपना अधिकार लेकर के रहेंगे। सरकार तो हमको लगातार गुमराह कर रही है, क्योंकि भाजपा सरकार या कांग्रेस सरकार दोनों सरकार एक सी हैं, हम लोगों को लगातार गुमराह कर रही है। और उसके बाद जो इनके जनता के जनप्रतिनिधि हैं ये लोग भी हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम आकर के हम लोग धरने में बैठ रहे हैं तो वहां पर भी अपनी बातें रख करके हम लोगों को लगातार गुमराह कर लिया जा रहा है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।